Hello students, so today I will teach you the second chapter of chapter 2 economics which is people as resource। आज हम इसका पार्ट 3 पूरा पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो दिस इज़ पेज नंबर 24 और हमें इसका अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। साकाल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स। तो साकाल की जो मदर थी, हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी थी कि साकाल कौन था, तो आप जानते होंगे अच्छे से। आप इसका हर पार्ट में इसका एक छोटा सा कोई टॉपिक दे रखा है। तो साकाल का क्या था, जो मदर थी शीला, वो लुक मतलब देखती थी अपने सारे घरेलू काम को। कोर्स कहते हैं जो काम होते हैं घर के। चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बुटा इन द फील्ड। और उसके साथ साथ ही अपने बच्चों को देखती थी, देखभाल करती थी और अपने हस्बैंड की फील्ड में जो उनके हस्बैंड बुटा थे वो काम करते थे, उनके साथ उनका हाथ बटाती थी। साकाल्स ब्रदर, जो साकाल का जो भाई था, मतलब शीला के जो बेटे थे जीतू, और एक सिस्टर थी साकाल की सीतू, स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। जो जीतू और सीतू थे, दोनों क्या करते थे, अपने टाइम को किस चीज़ में वो कर देते थे पूरा ख़त्म, खेलने में और इधर उधर घूमने में। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड। क्या हम कह सकते हैं जो शीला है, मतलब साकाल की मदर है, और साकाल के जो भाई बहन है जीतू और सीतू, वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब बेरोज़गार है। अगर हम नहीं कह रहे हैं तो क्यों नहीं कह रहे हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कि रोज़गार और बेरोज़गारी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोज़गारी। तो किसे कहते हैं, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में आती है और पूछी जाती है हर साल। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें और समझें। Unemployment is said to exist when people are willing to work at the going wages cannot find jobs। तो बेरोज़गारी किसे कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को जब जो लोग होते हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं, जितने भी उन्हें पैसे मिल रहे हैं उसमें, लेकिन वो क्या, उन्हें जॉब फाइंड नहीं हो रही है, मतलब उन्हें कोई काम मिल ही नहीं रहा है। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। तो जो शीला है साकाल की मदर, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो कहीं बाहर काम करे, वो सिर्फ घरेलू काम ही करती है। This is page number 25, left hand side, first paragraph. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। तो हमें पता है जो साकाल के ब्रदर और सिस्टर हैं जीतू और सीतू, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। जो काम मतलब जो इंडिया का एक एस्टिमेट बनता है कि कौन कौन किस एज के लोग काम कर सकते हैं, तो वो बहुत छोटे हैं, वो उस लिस्ट में नहीं आते हैं कि वो अभी काम करें। उनकी एज क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है। नेदर जीतू और सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। और ना हम कह सकते हैं कि जीतू सीतू और जो शीला साकाल की मदर हैं उन्हें हम काउंट करेंगे अनएम्प्लॉयड, मतलब बेरोज़गार कहेंगे। क्यों? द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। तो हमें याद रखना है कि जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है, मतलब किसको, मतलब किसे हम बेरोज़गार, मतलब किसे हम रोज़गार कहेंगे, हमें 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक जो लोग काम करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉयड कहेंगे। और क्या कहेंगे, जो जिनके पास वर्क है। ओके, और इसका मतलब है जो साकाल के जो ब्रदर सिस्टर हैं जीतू और सीतू, वो इस एज से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। साकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप। और ये मैंने बताया आपको कि जो साकाल के जो ब्रदर और सिस्टर हैं वो इस एज ग्रुप के हैं ही नहीं, वो 15 से छोटे हैं। सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसलिए उन्हें हम क्या, बेरोज़गार नहीं कहेंगे। साकाल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। हमें पता है जो साकाल की मदर है शीला, वो काम करती हैं अपनी फैमिली के लिए। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। और वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो बाहर काम करें अपने, उसमें सिर्फ अपने क्या पसंद है कि वो अपने घर में ही घरेलू काम करती रहें, उन्हें कोई बाहर से काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो चाहती हैं। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसलिए उन्हें भी हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। साकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स, तो जो साकाल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसका उनको मेंशन नहीं कर रखा है स्टोरी में, तो उन्हें भी हम क्या, अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके बारे में स्टोरी में नहीं दे रखा था। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वो भी गाँव में भी और शहर में भी। कैसे? हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। के जो तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है रूरल और अर्बन एरिया में। कैसे? इन केस ऑफ रूरल एरियाज़, जो गाँव के एरिया होता है उसमें कैसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, सीजनल और डिस्गाइज्ड। इसे हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसकी, और उसके बाद हम देखेंगे कि सीजनल
और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएट करने को आता है। अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। happens when people are not able to find jobs। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है जब जो लोग हैं वो जॉब मतलब कोई काम नहीं ढूंढ पाते हैं ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, मतलब कुछ एक साल में कुछ महीने उनके कैसे जाते हैं, बिल्कुल खाली जाते हैं, उन्हें कोई भी जॉब या काम नहीं मिलता है। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, और क्योंकि ये रूरल एरिया की बात कर रहे हैं गाँव की, तो वहाँ पे क्या होती है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में भी। तो क्या होता है कि जब एग्रीकल्चर में उन्हें कुछ ऐसा टाइम आता है कि जब जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो इसे भी हम एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे जब उनके पास कोई काम होगा ही नहीं। यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो एग्रीकल्चर में ही ये जो प्रॉब्लम है ये फेस होने को आती है। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स, कुछ जो सीजन्स होते हैं वो बिजी होते हैं, जैसे सोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, वीडिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, ओके। और जब ये सोइंग हो जाती है तो उसके बाद जब प्लांट को टाइम लगता है ग्रो होने में, तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो तो खाली जाएगा, तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट ही कहेंगे। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क, और जो ये महीने होते हैं कुछ जो सोइंग के बीच का होता है, हार्वेस्टिंग के बीच का होता है, वीडिंग के बीच का होता है, तो ये जो मंथ जो खाली जाते हैं इसमें कोई भी ज़्यादा वर्क नहीं होता है करने को, ना फार्मर्स के पास ना कल्टीवेटर्स के पास। और इसी से क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे, और इन्हीं मंथ को जब ये खाली रहते हैं लोग, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि ऐसा लगता है देखने में कि जो लोग हैं वो सब एम्प्लॉयड हैं, मतलब काम कर रहे हैं। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, और वो कहाँ पे काम करते हैं, जैसे रूरल एरिया की बात हो रही है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में पाई जाती है, तो ये एग्रीकल्चर की बात हो रही है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं लोग। दिस यूजली हैपन्स अमंग फैमिली, ये फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा होता है। क्या होता है, इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, के जो सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब इंगेज होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेजेस 8 पीपल। इसमें क्या होता है कि जैसे एक प्लॉट में 5 लोगों की ज़रूरत है, कि अगर 5 लोग होंगे तो वो काम मतलब जो फील्ड है वो अच्छे से कल्टीवेट हो जाएगी, या जो भी वो सोइंग या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। पर इंगेज कितने होंगे उस फील्ड में, 8 पीपल, मतलब 3 एक्स्ट्रा हैं, 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज दी अदर्स, और यही 3 जो लोग हैं ये इसमें काम कर रहे हैं जैसे और बाकी के 5 कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। और ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 3 पीपल का, ये ऐड नहीं होगा किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन में, 5 पीपल की, क्योंकि जब वो एक फील्ड में अगर 5 लोग काम कर सकते हैं और उससे फील्ड अच्छे से ग्रो हो सकता है, तो फिर 3 लोगों की एक्स्ट्रा क्या ज़रूरत है। तो ये जो 3 लोग हैं ना हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड कहेंगे, कि मतलब ऐसा लग तो रहा है कि जैसे काम कर रहे हैं बट रियल में ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं। इफ़ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, अगर इन 3 लोगों को हम रिमूव कर दें तो जो प्रोडक्टिविटी है फील्ड की, जो उसमें अच्छे जो फील्ड में जो भी कुछ गुड आएगा, जैसे कुछ अगर वो राइस की फील्ड है या फिर वीट की फील्ड है, तो उसमें कोई भी इफ़ेक्ट या डिक्लाइन नहीं होगा, मतलब वो जितनी आनी है उतनी ही आएगी। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो फील्ड है वो रिक्वायर कर रही है कि सिर्फ 5 लोग उस पर काम करें, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो क्या कहलाए जाएंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomena। तो अब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। येस यू आर राइट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि अर्बन एरियाज़ में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो अर्बन एरियाज़ है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन फिनोमिना बन गया है कि पढ़े लिखे लोग भी सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे। This is page number 25, right hand side. Many youth
with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find job। तो बहुत सारे ऐसे यूथ मतलब जवानों को कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में लोग हैं जिन्होंने क्या कर रखी है, मैट्रिकुलेशन स्कूलिंग कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर मास्टर्स भी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स को कहते हैं। तो डिग्रीज़ है पर भी उन्हें क्या नहीं मिल रही है, जॉब या कोई वर्क नहीं मिल रहा है उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर दैन अमंग मैट्रिकुलेट्स। तो अब एक स्टडी ने शो करा है, एक सर्वे में पता चला है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ी है, बेरोज़गारी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को सबसे ज़्यादा जो जॉब है वो नहीं मिल पा रही है। और ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, किससे ज़्यादा भी बड़ी है, ये मैट्रिकुलेट से भी ज़्यादा बड़ी है ये। पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज़ विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विथ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। तो एक पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन वो होती है जो विटनेस होती है कि जो सरप्लस है मैन पावर, जो सबसे ज़्यादा सरप्लस आपको पता है जो बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा होती है मैन पावर, वो सर्टेन कैटेगरीज में को एग्जिस्ट मतलब मौजूद है, पर कहीं कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है मैन पावर की। मैन पावर किसे कहते हैं, जो एक आम मैनुअल मतलब जो लोग हैं, ह्यूमन बींग हैं, उनकी वजह से जो काम होता है, नेचुरली नहीं, जो ह्यूमन बींग खुद काम करते हैं। किसी फैक्ट्री में मैन पावर से काम होता है, किसी फैक्ट्री में मशीन से काम होता है, तो जिससे मशीन से काम होगा उसे मशीनरी कहेंगे, और जो लोग काम करते हैं अपने खुद से उन्हें हम मैन पावर कहते हैं। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी है, कुछ जो लोग टेक्निकली क्वालिफाइड है, टेक्निकली आपको पता होगा जो किसी टेक्नोलॉजी में कोई भी उन्होंने डिग्री या मास्टर्स कर रखा है उसमें क्वालिफाइड है, वो भी बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, देयर इज़ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और जबकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, टेक्निकल स्किल्स को हमें बढ़ाना चाहिए। और इसकी हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा कमी है कि जो टेक्निकल जो क्वालिफाइड है उनको जो क्या है, जॉब नहीं मिल रही है, वर्क नहीं मिल रहा है। और जबकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, टेक्निकल स्किल्स की। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। तो हमें पता है जो बेरोज़गारी है उसकी वजह से जो लोग हैं, मैन पावर है, उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज में। जैसे कि अब जब लोग हैं वो काम करने के लिए एबल हैं और उन्हें उस एज में जॉब नहीं मिल रही जिसमें उन्हें करना चाहिए, तो वो फिर तो वेस्ट ही है वो रिसोर्स। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकॉनमी टर्न इनटू अ लाइबिलिटी। तो जो लोग एसेट है मतलब वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट है इकॉनमी के लिए, वही क्या बन रहे हैं, एक बोझ। लाइबिलिटी कहते हैं जो बोझ होता है, वो बने जा रहे हैं किसके लिए, एक इकॉनमी के लिए। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। और जब उन्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड मतलब लोग हैं उनको नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, उन्हें आशा नहीं होगी, फिर कोई होपलेसनेस आ जाएगी उनके अंदर, डिस्पेयर मतलब एक उन यूथ में क्या आ जाएगी कि फिर उन्हें कोई एक जज्बा नहीं रहेगा उनमें कोई कमाने का या फिर अपने फैमिली को सपोर्ट करने का। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो सपोर्ट कर सके अपने फैमिली को। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste। तो जो inability है मतलब वो जो educated लोग हैं वो willing है काम करने के लिए, मतलब चाहते हैं काम करना, पर उन्हें कोई भी अच्छी सी gainful मतलब employment काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है, वो इम्प्लाइज मतलब बताती है सोशल वेस्टेज। मतलब ये एक सोशल वेस्टेज है कि वो इतने पढ़े लिखे हैं जब भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। और जो बेरोज़गारी है वो क्या इंक्रीज़ कर देती है, इकोनॉमिक लोड। क्योंकि जब लोग ज़्यादा बेरोज़गार होते रहेंगे उससे क्या होगा, इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन दी वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। और जो डिपेंडेंस है मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार लोग हैं, वो डिपेंड हो जाएंगे ज़्यादा किस पर, जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग काम करते हैं। अब आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदर या फादर जॉब करते होंगे और जो आप हैं वो पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही या दो ही लोग आपके घर में जॉब करें। मोस्टली सबसे ज़्यादा फादर्स ही जॉब करते हैं, मदर जो होती हैं वो होम मेकर होती हैं। तो इससे क्या होता है, सिर्फ एक पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है पूरी फैमिली की। जैसे आपके एग्जाम्पल में फादर ले सकते हैं, आपके सबसे ज़्यादा आप सब उन्हीं पे डिपेंड हो। आपकी फैमिली में चाहे 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, सब सिर्फ एक ही पर डिपेंड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन में आपके फादर आते हैं, अगर आपके फादर वर्क करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप सारे जितने भी आपके मेंबर फैमिली में हैं, चाहे वो 5 है चाहे सब, बस एक ही आदमी पर डिपेंड हो। तो इससे क्या होगा, इससे भी इकॉनमी भी ख़राब होगी और साथ में सोशल वेस्टेज भी होगा। तो
क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज़ डाइवर्सली अफेक्टेड। और इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होगी। कैसे? जब एक ही आदमी कमा रहा है तो आप सबकी जो नीड्स है 5 मेंबर हो 6 मेंबर्स हो तो उनकी एक ही आदमी को उनकी आप सबकी नीड पूरी करनी है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा ना थोड़ी सी आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें अफेक्ट होगा और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल है उसमें भी अफेक्ट होगा। सोसाइटी की तरफ भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जब एक ही आदमी कमाएगा एक घर में से। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status। तो क्या होता है, जब एक फैमिली में जो लोग बस एक आदमी अगर कमा रहा है तो क्या होगा, सारे जो और बाकी के जो लोग हैं उनकी फैमिली में मेंबर हैं वो सब डिपेंड होंगे उसी पे जो कमाने वाला है। तो उससे क्या होगा, उनकी जो लाइफ है मतलब जो वो जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, जो सर्वाइवल है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और साथ में वो बेयर सब्सिस्टेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्हें कम खर्च करना पड़ेगा, बहुत ही कम करके लेवल। देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ। और उसके बाद क्या होगा, वो सिर्फ इतना ही तो कर सकते हैं कि अपनी खाने का नीड पूरी कर सकते हैं। साथ में अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी हेल्थ स्टेटस होगा वो भी डिक्लाइन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इतनी इनफ मनी होगी ही नहीं कि वो सिर्फ खाने पे तो खर्च कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो नीड है हमारी हेल्थ पे खर्च करने के लिए पैसे होंगे ही नहीं। एंड राइजिंग विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। और साथ ही साथ अगर वो ज़्यादा ही इतना डिपेंड मतलब इतना ही वो करीब होते जा रहे हैं तो क्या होगा, तो उन्हें अपने बच्चों को भी स्कूल से विड्रॉ मतलब निकालना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, उन्हें काम पे लगाना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी काम हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, बहुत ही बुरा ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी, पूरी इकॉनमी की ग्रोथ पर। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकॉनमी। तो क्या होगा, जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है वो क्या इंडिकेट करती है, वो ये बताती है कि जो इकॉनमी है वो तो एक सबसे ज़्यादा उसकी तो ग्रोथ होगी ही नहीं, वो बहुत नीचे डिक्रीज़ होती रहेगी इकॉनमी की ग्रोथ। और साथ ही साथ डिप्रेस्ड मतलब है कि जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे जो भी पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उन सबको काम नहीं मिलेगा, फैमिली में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, डिप्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। इट ऑल्सो वेस्ट्स द रिसोर्स। और इसके साथ साथ ही जब बेरोज़गारी होगी तो जो रिसोर्स है मतलब जो लोग काम विलिंग हैं काम करने के लिए, वो सब रिसोर्स भी क्या होगी, वेस्ट होंगी। विच कुड हैव been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appear as a liability to the economy। अगर जो लोग हैं वो ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि जैसे वो रिसोर्स हैं, क्योंकि जब उन्हें काम ही नहीं मिलेगा तो वो रिसोर्स जैसे दिखेंगे ही नहीं, या वो अपनी जो मैन पावर है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो नेचुरली जो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं वो कैसे लगेंगे, लाइबिलिटी मतलब बोझ लगेंगे इकॉनमी पे, किसी भी कंट्री की इकॉनमी हो। इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें स्टैटिस्टिकली, मतलब स्टैटिस्टिकली क्या होता है, जो एक ग्राफ में हमें पता चला है इंडिया का एक सर्वे में, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। जो बेरोज़गारी का रेट है इंडिया में वो लो है। अब हम पढ़ेंगे क्यों है। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed। तो इंडिया में कह रहे हैं जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का, वो कम है। क्यों है, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर के जो लोग हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लो इनकम मतलब कम पैसों में ही और कम प्रोडक्टिविटी में ही काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको एम्प्लॉयड कह देते हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया की लेबर है सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मानी जाती है, और जो बाहर की कंपनीज़ हैं इसलिए वो यहाँ पर आकर अपने मतलब कंपनी को सेटअप करती हैं, बिल्ड करती हैं इंडिया में, जिससे क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो वर्कर्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगते हैं और उनको इतने देने भी पड़ते हैं, पर इंडिया में लोग कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं इंडिया में, वो काम तो करते हैं, चाहे वो कम पैसों में मिले उन्हें, कम प्रोडक्टिविटी मिले उन्हें, पर वो काम तो करते हैं पूरे साल, पर जो उनकी पोटेंशियल है मतलब जो उनका काम करने की पावर है और इनकम है वो इतनी एडिक्वेट नहीं है उनके लिए जितना वो इतना अपना एफर्ट्स लगाते हैं। ओके, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कम इनकम मिलती है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग, जो वो काम करते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे जो वर्क है वो उन पे एक तरह से बोझ हो। दिस इज़ पेज नंबर 26 फर्स्ट पैराग्राफ। दे मे therefore want other work of their choice। तो जैसे लोगों को जब कम इनकम मिलती है और कम पोटेंशियल होती है उनकी, तो क्या होता है कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों को लगता है कि उन्हें अपने मतलब का काम नहीं मिल रहा है।
पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, और जो गरीब लोग हैं वो ऐसा ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो खाली बैठे रहें। आइडल होता है मतलब खाली बैठना। दे टैंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, और वो तैयार होते हैं कोई भी काम करने को, चाहे वो कुछ भी काम हो वो करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि और वो ये भी नहीं देखते कि उनकी वो पोटेंशियल है अर्निंग की, कि उन्हें इतना पैसा मिलेगा उस काम में या नहीं। देयर अर्निंग कीप्स दैम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, क्योंकि जो उनकी अर्निंग होती है पुअर पीपल की, गरीब जो लोग होते हैं उनकी, वो कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा। बेयर मतलब होती है बहुत ही ज़्यादा कम होने की, उनका जो सर्वाइवल हो, खाने का 2 वक्त की जो खाना होता है उनका, वो भी उन्हें सही से नहीं मिलता है। तो इसमें एक फोटो भी दे रखा है, जैसे कॉबलर बैठा है जो शू को पॉलिश करता है या फिर शू को ठीक करता है, मेंड करता है। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम कॉबलर के पास जाते हैं अपना शू ठीक कराने या स्लीपर ठीक कराने, तो हम उन्हें कितना देते हैं, कितना पे करते हैं, तो हमें पता है हम बहुत ज़्यादा कम पे करते हैं, और उतनी से उनका क्या चलता है, खाना और मतलब जो भी उनका सर्वाइवल है वो चलता है। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. प्राइमरी सेक्टर हमें पता है एग्रीकल्चर सेक्टर को कहते हैं, ठीक है, जो रूरल एरिया में होती है सबसे ज़्यादा। तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ही कहा गया है, मतलब जो हम खुद से काम करते हैं, कोई भी, हम किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, अब हम अपना खुद का काम कर रहे हैं। The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. जो एक पूरी फैमिली है वो एक ही फील्ड में काम कर रही है, जबकि जो सारे लोग हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है, जैसे हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ रखा है, फिर भी 8 लोग उसी काम में लगे हैं। सो देयर इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। किसमें होता है ये, रूरल एरिया में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो फील्ड में हो या फिर कल्टिवेटर में हो। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स वॉट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। वो काम तो सारे कर रहे हैं जबकि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, पर जो भी उस फील्ड में प्रोड्यूस होगा, चाहे वो चावल है, वीट है, कुछ भी है, वो सब क्या करेंगे, सब पूरी फैमिली ही उसे शेयर करेगी, कुछ भी उसमें प्रोड्यूस हो फील्ड में। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड, और जो कॉन्सेप्ट है कि काम को शेयर करना फील्ड में, एंड द प्रोड्यूस रेस्ड reduces the hardship of unemployment in the rural sector। और जितना भी हमें मतलब प्रोड्यूस हो रहा है उस फील्ड में, और वो एक सब बांट के खाना ही अनएम्प्लॉयमेंट, इसे अनएम्प्लॉयमेंट ही कहते हैं, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं वो तो मतलब इतना उनको काम भी नहीं है, वो ज़्यादा मतलब उसमें सरप्लस है एक तरीके से, और अगर वो हट भी जाएँ 3-4 लोग जो एक्स्ट्रा हैं, तो उससे क्या होगा, कोई भी जो फ़र्क है, अफेक्ट जो फील्ड है उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर भी वो उसे शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है, बेरोज़गारी है, किसमें, रूरल सेक्टर में। बट दिस डज़ नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। और उन्हें जो मिल रहा है प्रोड्यूस, ये वो सिर्फ खा रहे हैं, सर्वाइवल हो रहा है उनका, उससे उनकी क्या हो रही है, फैमिली की गरीबी, जो पॉवर्टी है वो कम नहीं हो रही है। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो ग्रेजुअली ज़्यादातर क्या होता है, जो सरप्लस लेबर होती है, मतलब जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं एक ही फील्ड पर, वो क्या करते हैं, हर हाउस होल्ड में से उन्हें निकलना चाहिए और माइग्रेट मतलब एक विलेज से दूसरे विलेज जाना चाहिए इन सर्च ऑफ जॉब्स। काम की वजह, काम को ढूंढने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, जिससे जो उनकी पॉवर्टी है उसमें भी डिक्लाइन आए और जो उनका जो काम है वो भी सही होता रहे। Let us discuss about the employment scenario in 3 sectors mentioned अर्लियर। तो अब हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गारी होती है, रोज़गार की बात कर रहे हैं हम इसमें, कि उसका सिनेरियो मतलब होता है कि एग्जांपल लेके अब जो होल स्ट्रक्चर जो इंडिया में सच में हुआ है उससे हम पढ़ेंगे 3 सेक्टर्स को लेके, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 सेक्टर्स कौन कौन से इकॉनमी के। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज़ सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज़ टर्शरी सेक्टर। तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। तो क्या है इसमें, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हमें लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर कहा गया है, क्योंकि इसमें हमें सबसे ज़्यादा लेबर चाहिए होती है काम के लिए, चाहे वो सोइंग हो, थ्रेशिंग हो, वीडिंग हो, कुछ भी हो। ओके, तो इकॉनमी में सबसे ज़्यादा हमें लेबर किस में चाहिए होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन रिसेंट ईयर्स, अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले सालों की, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। तो कुछ जो पिछले सालों की बात करें तो क्या हुआ है उसमें कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन, कम हुआ है पॉपुलेशन का डिपेंड होना एग्रीकल्चर पे। क्यों हुआ है, क्योंकि जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करा था उसे लोगों ने सच में समझा, और उसके बाद क्या हुआ, सम ऑफ द सरप्लस लेबर, जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में एक्स्ट्रा जो लोग थे जो काम कर रहे थे, और अगर वो हट भी जाएँ तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पर,
फील्ड पर, तो उन्होंने क्या करा, वो एग्रीकल्चर से हट कर वो दूसरे काम की तरफ, दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ मूव हो गए। कौन कौन से सेक्टर बचे हैं अब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो वो जो लोग थे, जो एक्स्ट्रा लोग थे, सरप्लस लेबर, वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव हो गए इन सर्च ऑफ जॉब्स और वर्क। नाउ in the secondary sector small scale manufacturing is the most labor absorbing। तो अब हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, हमने फर्स्ट कर ली बात, अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल लेबर हो, जो ज़्यादा जो लेबर होती है वो इसमें हमें चाहिए होती है, क्योंकि फैक्ट्री में लोग काम करेंगे तो लोगों का भी फ़ायदा होगा, उन्हें वेजेस मिलेंगे या सैलरी मिलेगी, और साथ ही साथ जो फैक्ट्री है उसका भी काम चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। अब हम टर्शरी सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग जो सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर है, और जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा इंगेज किस में है लोग, आपको याद रखना है कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन, वो सबसे ज़्यादा इंगेज है किस में, टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। ओके, अब ना ही कोई ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज है और ना ही कोई प्राइमरी सेक्टर में, मतलब है, पर सबसे ज़्यादा किस में, टर्शरी सेक्टर में। वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी। अब बहुत सारी इसमें सर्विसेज आई हैं जो अपीयर हो रही हैं सर्विस सेक्टर में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गई, आईआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, और भी बहुत सारी हैं। तो अब हमने इस पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है हमारा। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई कैन रिप्लाई यू। ओके, सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी ऑफ ए विलेज, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें साकाल के और विकाल के बारे में पढ़ना था, वो हमने पढ़ चुके हैं हम। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।